हम्म। हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूं न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है एके सिविल एकेडमी के द्वारा, जिससे हम साथ मिलकर आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 के सफर को और भी अधिक बेहतरीन और सुंदर बना सकें। क्लियर है? अब जब आप प्री क्वालिफाई करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जब आप मेंस लिखने बैठेंगे, तो आपको मेंस लिखने में थोड़ा सी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए एके सिविल एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है इन्फिनिटी प्लस बैच। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, प्ले स्टोर पर एके सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। देन वहां पर आपको इन्फिनिटी प्लस बैच दिखेगा, जिसको आप परचेस करके क्या कर सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको इस बैच में मिलेंगे। सबसे पहले यहां आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में पेपर 1 से पेपर 6 तक के रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको दोबारा, यानी एक बार हमने मेंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको दोबारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पेपर 1 से पेपर 6 तक पूरा मेंस टू द पॉइंट तैयार करवाया जाएगा। अभी 2025 के जो मेंस चल रहे हैं, आप क्वेश्चन मैच करके देख सकते हैं। जिन लोगों ने इस बैच को परचेस किया है वो पर डे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, हमें रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, कुछ तो बात थी इस इन्फिनिटी प्लस बैच में जो इसे शुरू किया गया, और आगे ये 2 साल तक चलने वाला है। इसकी 2 साल की वैलिडिटी है। क्लियर है? सीधे सीधे क्वेश्चन, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के सीधे क्वेश्चंस उठा के यहां से वहां दे दिए गए हैं। ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि आयोग हमसे पूछ के पेपर बनाता है या हमारा देख के पेपर बनाता है। क्वेश्चंस पहचानने की जो क्षमता होती है वो है एकेएस एकेडमी की फैकल्टीज के अंदर। ठीक है? अब ये आप तारीफ समझिए, कॉन्फिडेंस समझिए, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है? फिर उसके बाद आपको यहां पर फ्री मटेरियल के रूप में एक चीज और दी जा रही है कि हम न्याय बैच के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन सभी की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। यानी कि आज तक की पीडीएफ जो है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो इस ऐप में अपलोडेड है। क्लियर है? अब इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल बैच के पैसे पे करेंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप यहां पर बने व्हाट्सएप पर क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? आगे देखेंगे, आपको एके सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करेंट अफेयर से अपडेटेड रहें। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आगे शुरू करेंगे हम अपना आज का टॉपिक, और अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है मध्य प्रदेश का भूगोल। अपने प्रीवियस लेक्चर से हमने मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट कर दिया, यानी कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज के उन महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाना। आइए। हमारा पहला प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ चंबल डिवीजन? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ चंबल डिवीजन? चंबल डिवीजन का मुख्यालय कहां स्थित है? चंबल डिवीजन का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कहां स्थित है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चंबल डिवीजन का मुख्यालय कहां स्थित है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, चंबल डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से? शिवपुर, मुरैना और भिंड। शिवपुर, मुरैना और भिंड ये चंबल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले हैं। और चंबल डिवीजन का मुख्यालय कहां स्थित है? मुरैना में स्थित है। चंबल का मुख्यालय मुरैना में स्थित है। क्लियर है? ये देखिए कहां स्थित है दोस्तों, मुरैना में। आगे, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए, यानी कि मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंट लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टेटस है, आपको उसकी जानकारी यहां पर बतानी है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का मैप बनाकर मध्य प्रदेश के बारे में देखने की, तो यहां पर ये आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है? ये क्या है? मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है?
अब यहां पर आपसे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहां पर ये जो लंबाई है ये 870 किलोमीटर की है और ये जो लंबाई है ये 605 किलोमीटर की है। यही हमने पढ़ा है। अब मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण में या उत्तर से दक्षिण कितने देशांतर पर स्थित है और पूर्व से पश्चिम कितने देशांतर पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन कहां पर 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्रीज 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड and Madhya Pradesh is situated between 74 degrees 9 minute east to 82 degrees 48 minute east longitude। उस दिन मैंने आपको यही बताया था जब हमने बात की थी इंडिया की। जब मैंने आपसे इंडिया की बात की थी तो मैंने बताया था इस तरीके से इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, वहीं ईस्ट से वेस्ट की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, मुझे हिंदी में 33 बोलते नहीं आ रहा था, तो 2933 किलोमीटर है। अब मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो सनराइज के समय का जो फर्क है वो कितना है। तो दोनों ही प्लेसेस के बीच 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है। तो जब अर्थ को 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगते हैं तो 30 डिग्री कवर करने में कितने मिनट लगेंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थ को 30 डिग्री कवर करने में लगेंगे कितने, 30 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 120 मिनट। क्लियर है आप सभी को। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहां पे भी देखना है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर भी देखना है। कैसे देखना है, ईस्ट से वेस्ट के बीच में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है, कितनी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, 74 डिग्री 9 टू 82 डिग्रीज 4। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे या इसे हम अगर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 साढ़े 8 मिनट का फर्क आएगा हम सभी के लिए। मतलब 8 साढ़े 8 मिनट का 74 और 82 लगभग 8 डिग्रीज का फर्क है। ठीक है, तो 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, यानी 32 से 34 मिनट जो हैं, मेजर 34 मिनट, क्योंकि ये मिनट्स भी तो वो होंगे, तो 34 मिनट सनराइज ईस्ट में पहले होगा, यानी कि सिंगरौली में 34 मिनट पहले सूर्य निकलेगा एज कंपेयर्ड टू अलीराजपुर। अब आपको क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर है आप सभी को इतनी बात। अगर हम इंडिया की बात करें, अब आप बोलेंगे कि जब आप इंडिया का इतना बता रही हैं तो आप इंडिया का भी हमको बता दें। तो दोस्तों अगर मैं आपसे इंडिया की बात करूं तो अगर यहां पर हम इंडिया का एक मैप बनाएंगे, अगर हम यहां पर इंडिया का इस प्रकार से एक रफ मैप बनाते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, प्लीज डोंट जज माय ड्राइंग। ओके, वो अच्छी नहीं है मुझे पता है। हाँ जी, ये अगर हमने इंडिया का मैप बनाया है जो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, जो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई अभी 15 अगस्त भी आने वाला है ना, तो ध्यान रखना है कि ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है और यहां पर नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है। ठीक है, यही हमने बात की थी। तो अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की लंबाई तो 3214 किलोमीटर, और वहीं ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर। यही बात थी। अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो अगर यहां पर हमें क्या पता चलता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहां पर
एक सेकेंड, 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब दोनों के बीच में फर्क कितना, 30 डिग्री। करके देख लेते हैं। 97.25 को 68.70 से माइनस करिए, 5 यहां पर भी 5, 16 में 8 गया 8, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कितना, 2। ठीक है, तो 28.75 मतलब वही अप्रोक्स कितना, 30, क्योंकि 29 तो हो ही रहा है, हमने अप्रोक्स 30 मान लिया। यानी दोनों ही क्षेत्रों के बीच जो सनराइज के फर्क में टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थ को 1 डिग्री कंप्लीट करने में लगते हैं 4 मिनट, 360 जो डिग्रीज है वो करने में लगता है 24 घंटे, और ये जो हमारे इसके लिए टाइम लगता है वो मैंने आपको बता दिया। तो क्लियर है आप सभी को। तो मध्य प्रदेश की, अच्छा एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, अगर मैं यहां पर आइलैंड्स भी इंक्लूड कर दूं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो बस यही एक्सटेंशन हमारे इंडिया का याद रखना है और ये एक्सटेंशन मध्य प्रदेश का याद रखना है। ठीक है, देखिए तो क्या ये 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ठीक है, पहला पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहला वाला उत्तर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, जब भोपाल स्टेट, तीसरा क्वेश्चन है, जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वह कौन सी श्रेणी में था। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो भोपाल है उसे इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी श्रेणी में भोपाल को शामिल किया गया था, तो देखेंगे यहां पर पार्ट ए में तो सीपी एंड बेरार वाला क्षेत्र था। पार्ट बी की बात करें तो यहां पर मध्य भारत था, यानी कि ग्वालियर, या ग्वालियर बोलना नहीं, चंबल और मालवा डिवीजन। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी तो था ही नहीं, इसमें आइलैंड ग्रुप्स आते हैं। पार्ट सी, तो पार्ट सी में था विंध्य प्रदेश जिसमें बुंदेलखंड आता है, प्लस बघेलखंड आता है, और प्लस इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में भोपाल आता है। ध्यान रखना है, प्लस इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में भोपाल आता है। भोपाल के जो सीएम थे वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा, भारत के प्रेसिडेंट, 9वें प्रेसिडेंट। क्लियर है, ध्यान रहेंगी 1992 से 97 तक ये प्रेसिडेंट पोस्ट पर रहे हैं। क्लियर है आप सभी को। तो शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन भोपाल के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, भोपाल को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में पार्ट सी में मर्ज किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर 30 मेंबर असेंबली हुआ करती थी। ठीक है, वो हमारे पॉलिटी का पोर्शन है, हम पढ़ेंगे वहां पर। ये तो आपको बेसिक जानकारी के लिए पूछा गया। तो भोपाल को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। अब आपको भोपाल से संबंधित 3 ईयर्स और 3 डेट्स याद रखनी है। कौन सी, देखिए भोपाल से संबंधित 3 ईयर्स और 3 डेट्स कौन सी याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है सबसे पहले 1 नवंबर 1956, जब इसे हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई। दूसरी आपको याद रखनी है 1 जून 1949, जब इसका जो विलय है वो भारतीय संघ में किया गया, इंडियन यूनियन में इसे मर्ज किया गया। उस समय यहाँ के नवाब हमीदुल्लाह खान थे। और एक आपको याद रखना है दोस्तों 2 अक्टूबर 1972, जब इसे भोपाल से पृथक करके भोपाल जिला बन गया था, सीहोर से अलग होकर। क्लियर है आप सभी को इतना। तो भोपाल के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो भोपाल को किसके तहत पृथक राज्य में शामिल किया गया था, पार्ट सी के तहत। क्लियर है।
पार्ट सी के तहत। आगे है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है। आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के कुछ केंद्रीय बिंदु, मध्य प्रदेश के कुछ सेंट्रल पॉइंट, केंद्रीय बिंदु, मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु। ठीक है, देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले देखें तो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, फिर अखंड भारत का, फिर वर्तमान भारत का, फिर मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, और फिर विश्व का, या विश्व भी नहीं, धरती का केंद्र बिंदु। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या था, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया क्या था, करौंदी, करौंदी कटनी, करौंदी कटनी। क्लियर, कटनी जिले में ढीमरखेड़ा के पास एक करौंदी नामक गांव है जहां पर अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, या है, अभी भी है, तो करौंदी कटनी ध्यान रखना है। उसके बाद अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु तो ये था बरसाली, बरसाली बैतूल में, बरसाली बैतूल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान भारत के केंद्र बिंदु की बात करें तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है विदिशा। वहीं मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु की बात करें तो है सागर, और विश्व के केंद्र बिंदु की बात करें तो उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर को हम धरती के केंद्र बिंदु या सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ या सेंट्रल पॉइंट ऑफ यूनिवर्स या सेंट्रल पॉइंट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर, विश्व का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, और अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल। तो अब देखो यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो आंसर आप लिख देना यहां पर उज्जैन। क्लियर है आप सभी को इतना? आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो बात करें अगर 2011 के जनगणना की तो सबसे बड़े जिला था एक छिंदवाड़ा, उसके बाद था शिवपुरी, उसके बाद था शिवपुरी, और फिर था सागर। क्लियर, लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो शिवपुरी जिला सबसे बड़ा है, शिवपुरी जिला सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि छिंदवाड़ा से पादुर्णा अलग होकर नया जिला बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। तो और उसके बाद फिर आपको याद रखना है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट, तो बालाघाट ये भी नहीं है, छिंदवाड़ा तो बड़ा था, शिवपुरी जिला सबसे बड़ा है। हमारा आंसर है छतरपुर। मध्य प्रदेश में एरिया के हिसाब से इनमें से सबसे छोटा जिला कौन सा है? छतरपुर। जबकि 2011 की अगर सेंसस की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है 2011 की अगर बात करें तो दतिया था। वहीं अगर 2013 में देखते तो हरदा होता, या हरदा छोड़िए अपन, है ना, दतिया था। और वर्तमान में अगर बात करें मध्य प्रदेश का सबसे छोटा शहर तो वो क्या है? निवाड़ी। क्या है? निवाड़ी। क्लियर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला सबसे बड़ा जिला था, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला सबसे बड़ा जिला था। वहीं आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में शिवपुरी सबसे बड़ा जिला है।
ठीक है। उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था दतिया, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो है निवाड़ी। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रांत से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। क्लियर है, ये हमने बात की थी। देखिए यहां पर, तो किस प्रांत से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो देख लेते हैं। महाराष्ट्र से लगती है, 10 जिले आते हैं। ठीक है, गुजरात से 2 जिले आते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। राजस्थान से भी 10 जिले आते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती। हाँ, जब मध्य प्रदेश का डिवीजन छत्तीसगढ़ से नहीं हुआ था तब जरूर आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के साथ मध्य प्रदेश सीमा निर्धारित करता था। यानी तब क्या स्ट्रक्चर था मध्य प्रदेश का, तब मध्य प्रदेश 7 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता था, जिसमें महाराष्ट्र एज इट इज, राजस्थान एज इट इज, गुजरात वैसे ही, उत्तर प्रदेश वैसे ही, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये 3 और थे। आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो बिहार से भी नहीं करता, उड़ीसा से भी नहीं करता और आंध्र प्रदेश से भी नहीं करता, बल्कि छत्तीसगढ़ से करता है। मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। वो कौन से हैं अभी हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, तो सिंहदेव समिति बिल्कुल है, क्योंकि देखिए BR दुबे समिति जो है ना, इनके रिकमेंडेशन पे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, BR दुबे की चेयरमैनशिप में। इसे जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, या मैं बोलती हूँ फजल अली आयोग जो है, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है, जो फजल अली की चेयरमैनशिप में बनाया गया था, इसलिए फजल अली आयोग भी कहलाता था। वैसे ही जिला पुनर्गठन आयोग BR दुबे की, जिला पुनर्गठन समिति BR दुबे की चेयरमैनशिप में बनाई गई, इसलिए इसे BR दुबे समिति भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, अब सिंहदेव समिति मध्य प्रदेश में, देखिए सिंहदेव समिति भी किससे मिलकर बनाई गई थी, तो मध्य प्रदेश में सिंहदेव समिति 1998 में बनाई गई थी, जिसके कहने पर मध्य प्रदेश में 10 नए जिले ऐड किए गए। वहीं दवे समिति भी बनाई गई थी, जिसके रिकमेंडेशन पर 6 नए जिले ऐड हुए थे, जिसकी बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी। आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है, जिसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी की थी कि BR दुबे की चेयरमैनशिप में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा कितने नए जिले बनाए गए थे, 10, और सिंहदेव समिति द्वारा जो जिले बनाए गए थे, इसमें आपको ध्यान रखना है, सिंहदेव समिति द्वारा 10 और इसमें आपको ध्यान रखना है 6 नए जिले। क्लियर है आप सभी को, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सिंहदेव समिति द्वारा 6 नए जिले बनाए गए और दवे समिति द्वारा 10। ये यहां पे मैंने उल्टा बोल दिया, सिंहदेव समिति द्वारा 10 नहीं बनाए गए थे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में BR दुबे की चेयरमैनशिप में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया गया, इसलिए इसे BR दुबे समिति भी कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद मई 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा दवे समिति के रिकमेंडेशन पर 10 नए जिले बनाए गए और जून 1998 में सिंहदेव समिति द्वारा 6 नए जिले बनाए गए। तो जो 10 बनाए गए थे छत्तीसगढ़ के विभाजन के पास, उनमें से 4 हमारे पास हैं। वो 4 कौन से हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हमने। और सिंहदेव समिति द्वारा जो 6 बनाए गए थे, उसमें से छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद हमारे पास 3 बचे, और उन 3 में से कौन कौन से वो 3 हैं और किससे किससे अलग होकर उन्हें बताया गया, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। जिसमें से एक मेरा भी जिला है उमरिया, जिसे शहडोल से अलग करके बनाया गया सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में। ठीक है, आगे देखिए।
तो श्री कृष्ण कमीशन नाम का कोई कमीशन नहीं बना था जो मध्य प्रदेश में जिलों के गठन से संबंधित है। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविंसेस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है? तो हमने क्या पढ़ा था, 8 मराठी भाषा सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेराल लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमने पढ़ी थी, उसका मेजर पार्ट छत्तीसगढ़ में चला गया था, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाली एकमात्र रियासत ऐसी है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, वो है मकड़ई यानी कि हरदा की रियासत। ध्यान रखना है, मकड़ई यानी कि हरदा की रियासत। ठीक है, ध्यान रखना है, हरदा की मकड़ई रियासत प्रमुख है। कुल 15 रियासतें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो हमने मध्य प्रदेश की सीमा जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं, उन जिलों के नाम मैंने आपको बताए थे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। 14 जिले हैं जो अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, दतिया। कौन कौन से हैं? भिंड, 14 है। कितने? 14 जिले। भिंड, मुरैना, दतिया। तो ये 3 एक जैसे जिले हो गए, भिंड, मुरैना, दतिया। फिर एक हो गया कौन सा? शिवपुरी। एक हो गया हमारा कौन सा? शिवपुरी। शिवपुरी के साथ आपको याद रखना है अशोक नगर। फिर याद रखना है आपको टीकमगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, पन्ना। सागर, पन्ना यानी कि सागर डिवीजन के दमोह जिले को छोड़कर 5 जिले। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट है सतना, रीवा, मऊगंज। उसके बाद है सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। कितने जिले हुए? भिंड, मुरैना, दतिया 3, शिवपुरी, अशोकनगर 5, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, सागर, पन्ना 10, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली 14। तो ये 14 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब इन 14 में किसका नाम नहीं है? श्योपुर का। तो आपको श्योपुर इज द रॉन्ग। श्योपुर अपनी सीमा राजस्थान के साथ निर्धारित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की? दोस्तों, फजल अली आयोग के बारे में डिटेल में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कब ये कमीशन बना था, क्या इसकी रिकमेंडेशंस थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। क्लियर है अपनी प्रीवियस क्लास में। तो फजल अली ने रिकमेंड किया था कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जाए, लेकिन बाद में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर। आगे देखेंगे, किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? किरार वैली डिस्प्यूट किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो ध्यान रखना है, किरार वैली डिस्प्यूट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जो मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो किरार वैली की, किरार की जो घाटी है, एक प्रमुख कोल उत्पादक क्षेत्र है, उसके लिए विवाद हो गया कि ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगती है तो उसके राज्य में शामिल है या हमारे। तो हम अगर किरार वैली को इंक्लूड करके मध्य प्रदेश का एरिया लिखते हैं तो वो 308252 स्क्वायर किलोमीटर हमको समझ में आता है। लेकिन वहीं अगर हम इंक्लूड नहीं करते, तो मध्य प्रदेश का एरिया 308245 स्क्वायर किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है। 7 किलोमीटर का ये एरिया किरार घाटी वाला डिस्प्यूटेड एरिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। क्लियर है आप सभी को इतना? आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, बिल्कुल सही। प्रमुख फसल गेहूं है क्योंकि इसका जो शोन एरिया है, जो बुआई एरिया या जोत एरिया है, वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है।
मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में अधिक होता है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में चंबल डिवीजन को हम सरसों की हांडी के नाम से भी जानते हैं। मालवा क्षेत्र सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है, तो मालवा क्षेत्र नहीं बल्कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में लेटराइट और रेड येलो सॉइल की अधिकता की वजह से, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से, तापमान ट्रॉपिकल होने की वजह से, वर्षा ज्यादा होने की वजह से लगभग 100-150 सेंटीमीटर एनुअली यहां पर चावल की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख चावल उत्पादक रीजन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी बघेलखंड पठार वाला रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है, मैकाल रेंजेस। ठीक है, आगे तो हमारा रॉन्ग क्या है कि चावल उत्पादन मालवा क्षेत्र में, जबकि मालवा क्षेत्र को तो गेहूं की डलिया कहते हैं। ठीक है, मालवा क्षेत्र को हम गेहूं की डलिया भी कहते हैं। आगे, निम्न में से क्या असंगत है, इनमें से क्या मिसमैच्ड है, देखेंगे तो उत्तरी जिला, अब हमने बात की थी मध्य प्रदेश के मैप की, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है मुरैना, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है अलीराजपुर और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। क्लियर है आप सभी को इतना? तो इनमें से कौन सा असंगत है, तो ध्यान रखना है कौन सा असंगत है। उत्तरी जिला मुरैना सही है, दक्षिणी बुरहानपुर, पश्चिमी रतलाम, पूर्वी सिंगरौली। पश्चिमी रतलाम नहीं, पश्चिमी अलीराजपुर है। ठीक है, आगे, निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, तो मध्य प्रदेश के, आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था ऐसे कितने अंतर्वर्ती जिले हैं, 18 अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती। तो उमरिया अंतर्वर्ती जिला है, इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती। क्लियर है, ध्यान रखना है। कटनी की भी सीमा कहीं से नहीं लगती है। रीवा की सीमा है, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि ये उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। और रीवा के बारे में मतलब हमने तो ये भी पढ़े हैं, वो 6 जिले जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से जो है तो बेसिकली क्या करती है, अपनी सीमा साझा करती है। तो रीवा भी उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उसमें तो मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर, झाबुआ, बालाघाट और सिंगरौली शामिल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अनूपपुर। अनूपपुर जिला अपनी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ निर्धारित करता है। क्लियर है, अनूपपुर अपनी सीमा जो है वो किसके साथ निर्धारित करता है, छत्तीसगढ़ के साथ। तो अब आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, पहले 6 थे अब 7 है। कौन कौन से हैं, नहीं पहले भी इतने ही थे छत्तीसगढ़ से, क्योंकि मऊगंज की वजह से उत्तर प्रदेश का एक जिला बढ़ा था। मऊगंज छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो मंडला, उसके बाद है डिंडौरी, उसके बाद है बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर। 1 2 3 4 5 6 7 ये मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना है आप सभी को इतना। आगे, मध्य प्रदेश में देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि आपसे 2-3 बार मध्य प्रदेश में चंबल संभाग का मुख्यालय पूछ लिया गया है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। गलतियां हैं, है ना, हमारे आपके सब जैसे इंसानों से ही होती है, भगवान गलतियां करते नहीं है। ठीक है, राक्षस गलतियां करते नहीं है, क्योंकि वो होते हैं राक्षसी होते हैं। तो देवता और नरकासुर दोनों ही गलतियां नहीं करते, हम आम इंसान गलतियां कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हो गया है। तो यहां पर हम चंबल डिवीजन का मुख्यालय पढ़ने के बजाय जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो कि मुरैना में है, क्यों ना मध्य प्रदेश के अन्य 10 डिवीजनों के क्या पढ़ लें, मुख्यालय पढ़ लें। तो आइए हम मध्य प्रदेश के अन्य 10 डिवीजन्स के मुख्यालय यहां पर देखते हैं, देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहला हम चंबल डिवीजन, चंबल,
मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग भी हमने पढ़ लिया था, शहडोल है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो चंबल डिवीजन के बाद है भोपाल डिवीजन, फिर है इंदौर डिवीजन, नेक्स्ट है सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, होशंगाबाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि एक हमारा कौन सा जिला बच गया है? ग्वालियर हो गया? नहीं, ग्वालियर बच गया। ये 10 डिविजन्स हैं। अब इन डिविजन्स, किस डिवीजन के अंदर कितने जिले आते हैं, इसके लिए आपको मैंने मध्य प्रदेश का एक कलरफुल मैप जिसमें सारे जिले भी बने होते हैं वो देखने के लिए और जिले याद करने के लिए बोले थे। तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। जैसे कि देखिए, रीवा संभाग के अंतर्गत अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 जिले आते हैं। पहले 4 आते थे, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, लेकिन एक मऊगंज और एक मैहर भी तो बढ़ा और दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? रीवा के। वहीं जबलपुर की बात करें तो ध्यान रखना है, जबलपुर संभाग में दोस्तों पहले 8 जिले आते थे, लेकिन फिर एक पादुन्ना भी तो बढ़ा, इसलिए 9 आते हैं। सागर में एज इट इज 6, इंदौर में एज इट इज 8, भोपाल में 5, चंबल में 3, शहडोल में 3 आते हैं, उज्जैन में 7, होशंगाबाद में 3 और ग्वालियर में 5। गिन लीजिए कि क्या यहां आप लोगों के 55 जिले पूरे हुए? क्या यहां पर 55 जिले आप सभी के पूरे हुए? ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले चंबल डिवीजन में 3 जिले, श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना, भिंड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुरैना में। फिर बात करें अगर हम भोपाल डिवीजन की, तो भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा। ठीक है, सब कुछ यहां लिख पाना पॉसिबल नहीं है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, हेडक्वार्टर यहां पर भोपाल में है। इंदौर की बात करें तो 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर। कंप्लीट। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, ये सारे जिले किसमें आते हैं? इंदौर संभाग में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में ही होगा। सागर में सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी और दतिया। तो ध्यान रखना है, जहां बुंदेलखंडी बोली जाती है वो सभी जिले किसके अंतर्गत आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, दतिया नहीं आता, दतिया ग्वालियर डिवीजन में आता है, सॉरी। तो सागर में खड़ी एकदम बिल्कुल शुद्ध बुंदेलखंडी, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, दमोह, ये मध्य प्रदेश के बुंदेली लैंग्वेज स्पीकिंग जिले हैं जो सागर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। हेडक्वार्टर इसका सागर ही है। आगे ध्यान रखना है, 9 जिले जबलपुर संभाग में आते हैं जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में ही है। क्लियर? तो कौन कौन से 9 जिले हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पादुन्ना। 9 जिले कंप्लीट। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और एक हमारा डिंडौरी और पादुन्ना, ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? जबलपुर के अंतर्गत। एक बैतूल है, वो होशंगाबाद में आता है। नहीं तो आपसे तो छिंदवाड़ा के साथ बैतूल क्यों नहीं आपने बोला, तो बैतूल होशंगाबाद डिवीजन में आता है। रीवा, तो रीवा के 6 जिले हमने अभी पढ़े। रीवा से कौन कौन से जिले रीवा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, इसका हेडक्वार्टर रीवा ही है। कौन कौन से हैं? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज और मैहर। ठीक, आगे देखेंगे। शहडोल में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, हेडक्वार्टर शहडोल। उज्जैन में आते हैं 7 जिले। ठीक है, उज्जैन में आते हैं 7 जिले। उज्जैन, देवास, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, मंदसौर, नीमच। उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, रतलाम, ये 7 जिले उज्जैन में। हेडक्वार्टर उज्जैन ही है। ठीक, हेडक्वार्टर उज्जैन।
होशंगाबाद में 3, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। हेडक्वार्टर होशंगाबाद। और ग्वालियर का हेडक्वार्टर ग्वालियर। ग्वालियर में आते हैं ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया। कौन कौन से आते हैं? ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और गुना। ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और गुना। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिले और उनके मुख्यालय हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो केवल एक चंबल का ही हमें अलग समझ में आया, मुरैना, बाकी सारे तो एज इट इज है, सेम है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? अनूपपुर जिले की। ठीक, आगे है चंबल संभाग का, हाँ ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो धार भी है, झाबुआ भी है, बड़वानी भी है। देवास हमने अभी पढ़ा, ये उज्जैन संभाग का है, तो ये इंदौर संभाग का नहीं है। आंसर इज देवास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? तो ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया। कौन सा नहीं है? भिंड। ये चंबल डिवीजन का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग, चाहे मैं जनसंख्या के हिसाब से बात करूं और चाहे मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं और चाहे मैं मध्य प्रदेश का सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया डिवीजन बोलूं, जो 14 जून 2008 को बना था, वो शहडोल संभाग है, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। क्लियर, आगे देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में कितनी देसी रियासतें थीं? यानी कि इंडिपेंडेंस के समय मध्य प्रदेश में कितनी देसी रियासतें थीं? सीधा आपको याद रखना है 61। कितनी थी? 61। ये विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल में विभाजित थी। 1956 में भाषाई आधार पर फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन पे इसका पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 1947 सेंट्रल प्रोविंस व बरार क्षेत्र में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना, तो उसकी राजधानी क्या थी? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सीपी और बेरार वाले क्षेत्रों की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? नागपुर। क्या थी? नागपुर में। नागपुर के सीताबर्डी के किले में ध्वजारोहण करवाया गया था या किया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा 15 अगस्त 1947 को। क्लियर, आगे नेक्स्ट है हमारा 2013 में अगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया? तो अगर मालवा को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग किया गया और क्या किया गया? अगर मालवा का गठन किया गया। पहले जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 14 जिले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, तो वो कौन कौन से 14 जिले हैं ये हमने पढ़े हैं। तो पहले जब तक आगर मालवा नहीं बना था तब तक उन 14 जिलों में से आगर मालवा की जगह शाजापुर शामिल था, लेकिन विभाजन के बाद आगर मालवा से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना कि शाजापुर से। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइज्ड? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है आप सभी को? 1 नवंबर 1956 को। आगे देखेंगे, इसीलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज का लास्ट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना है सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार 2 रीजन है। तो सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना 1861 में की गई थी, 1861 में, और बेरार को हैदराबाद से लिया गया था 1936 में, और कंबाइन रूप से ये कहलाया सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार। ठीक है, 1933 लिखा है बट कई बुक्स में हमें 1936 मिलता है, तो आप अपने विवेक से प्रश्नों का जो टिक है यानी कि जो ऑप्शन है उसको टिक लगाएंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि 1933 और 36 है। परीक्षा धाम की किताब में 1933 लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऑथेंटिक 33 मानूंगी, पर मैंने आपको 36 इसलिए भी बता दिया क्योंकि कई बुक्स जैसे कि तथ्यबाण में हमें 36 मिलता है और दोनों ही किताबें अपनी अपनी ओर से ऑथेंटिक हैं। तो आप इसको देखकर फिर अपने हिसाब से इसको टिक लगा सकते हैं, दोनों में से जो ज्यादा सही आपको लगे। ठीक, बाद में यह क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार के नाम से जाना गया। तो ये हमारे आज के
25 क्वेश्चंस थे जो हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को या मध्य प्रदेश के जनरल इंट्रोडक्शन या बेसिक इंट्रोडक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया। हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मध्य प्रदेश के 2 लेक्चर्स यानी कि लगभग 50 क्वेश्चंस, और जो 50 क्वेश्चंस हमारे 100 क्वेश्चंस के बराबर थे, शायद उनसे भी ज्यादा, वो हमने सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में आपका जनरल इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और इस लेक्चर को निरंतर देखते रहिए। न्याय बैच के अंतर्गत जो भी लेक्चर्स आपके अपलोड किए जाते हैं यूट्यूब पर, उन पर भी आप निरंतरता रखें और ध्यानपूर्वक उनको नोट्स बनाते हुए लिखें। क्लियर है? आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।